हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपको पता है, हम डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस किया करते हैं विद एमसीक्यूज। इसी के साथ में हम एक सीरीज चलाया करते हैं आज का इतिहास। इंग्लिश में कहें तो टुडे इन हिस्ट्री, यानी कि आज के दिन इतिहास में क्या घटित हुआ था, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हम कवर करते हैं और उनसे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपसे पूछते हैं। हमारी ये जो कक्षा है वो सुबह 6 बजे प्रीमियर लगाई जाती है अपने इस यूट्यूब चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 7 जून के दिन आप सभी का स्वागत है इस सुप्रभात सीरीज में। आपको इस कक्षा की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको सर्च करना है एड्यूरोही 24। पीडीएफ के साथ में आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। आज तक जितनी भी क्लासेस आपकी इस सुप्रभात सीरीज की हुई हैं, सभी की पीडीएफ मैंने वहां पर प्रोवाइड करवा दी है। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप चैनल आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से डायरेक्ट आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। जब आप अपने इस YouTube चैनल पर जाएंगे तो वहां पर कम्युनिटी नाम का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। उस कम्युनिटी बटन पर क्लिक करने के बाद आपको ढेरों सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उन क्वेश्चंस को भी आप अटेम्प्ट करके देखिएगा और बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए। किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं 8307730527। अब हम चलते हैं हमारी इस कक्षा के भाग नंबर 1 की तरफ, यानी कि डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस विद एमसीक्यूज। तो इस भाग में हम कुछ करंट अफेयर्स की न्यूज कवर करते हैं, उनकी एनालिसिस करते हुए हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। तो स्वागत है आपका इस भाग में, यानी कि करंट अफेयर्स एनालिसिस वाले भाग में। तो पहली न्यूज आपके सामने दिखाई दे रही है। इंडिया, साउथ कोरिया, यूएस, जापान, ईयू। ईयू का मतलब क्या है यहां पर? यूरोपियन संघ। ठीक है ना, यूरोपियन संघ। भारत, साउथ कोरिया, अमेरिका, जापान और यूरोपियन संघ ने एक गठबंधन शुरू किया है जिसका नाम क्या है? बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस। तो इन सब ने मिलकर एक बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस शुरू किया है। और इसका उद्देश्य क्या रहा, क्यों किया गया है ये? तो यहां पर आप पढ़ पा रहे होंगे, द फार्मास्यूटिकल अलायंस वाज लॉन्च्ड इन रिस्पॉन्स टू द ड्रग सप्लाई शॉर्टेज एक्सपीरियंस्ड ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। आपको पता है, जब कोविड-19 की बात हम कर रहे होते हैं तो पूरे विश्व में एक फार्मास्यूटिकल से संबंधित कुछ कमियां देखी गई, ड्रग सप्लाई से संबंधित कुछ कमियां थी। उसी दवा आपूर्ति की कमी को दूर करने के लिए इन सब ने मिलकर एक गठबंधन शुरू किया है, बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन। इसमें कौन कौन से देश हैं? हमारा भारत, दक्षिणी कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और यूरोपियन संघ। अब आपसे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इस यूरोपियन संघ में कितने देश आएंगे? आप कमेंट में बताएंगे। तो यहां पर जब हम बात कर रहे होते हैं इन देशों ने मिलकर ये काम किया है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा, किस क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण कार्य करेंगे? तो एक तो मैंने बता ही दिया कि पूरे विश्व स्तर पर दवा की आपूर्ति में जो कमी आई थी उस कमी को दूर किया जाएगा। जब भी कहीं पर आवश्यकता होगी इन दवाइयों का प्रयोग बेहतरीन तरीके से कर सकेंगे। They have come together to launch an alliance to put joint efforts into building a resilient supply chain in the pharmaceutical sector, South Korean President Office said in Seoul on June 6। तो 6 जून के दिन
कोरियाई राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से ये सूचना हमें देखने को मिली। और कहां पर? सियोल। और ये जो सियोल है ये कहां की राजधानी है? तो सियोल राजधानी है दक्षिणी कोरिया की। ठीक है ना? तो इस प्रकार ये बिंदु भी आपको ध्यान में रखना है। इन सभी देशों ने जैव नीतियों, विनियमनों और अनुसंधान एवं विकास की सहायता हेतु जितने भी उपाय हो सकते हैं उन उपायों को करने के लिए एक सहमति व्यक्त की है। और ये कार्यक्रम कहां पर आयोजित किया गया? जिस कार्यक्रम में इन्होंने ये अलायंस की बात कही, तो यहां पर लिखा भी हुआ है द इनएगुरल मीटिंग ऑफ बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस हेल्ड इन सैन डियागो ड्यूरिंग द बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024। तो सैन डियागो एक जगह है, वहां पर ये विश्व स्तरीय इंटरनेशनल कन्वेंशन हो रहा था 2024 का। उसी के दौरान ये सभी वहां पर इकट्ठे हुए। इन्होंने निर्णय लिया कि हम इस क्षेत्र में बेहतरीन तरीके से प्रयास करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे फार्मास्यूटिकल कंपनीज को ध्यान में रखते हुए। तो जितनी भी दवाइयां बनती हैं इनके अब सहयोग से एक महत्वपूर्ण ये बिंदु बन जाता है। अब यहां पर एक प्यारा सा अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 रिक्त स्थान के सैन डियागो कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। आपको पता है ये जो सैन डियागो कन्वेंशन सेंटर है ये कहां बना हुआ है? तो ये सैन डियागो में ही बना हुआ है और वहीं पर तो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन का। तो ये सैन डियागो कहाँ की जगह है? तो ये कैलिफोर्निया में है, सैन डियागो कैलिफोर्निया। तो जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा ना, सी ऑप्शन, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। और ये कैलिफोर्निया कहां पर है? तो ये यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रांत कैलिफोर्निया में सैन डियागो जगह पर सैन डियागो कन्वेंशन सेंटर में बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन किया गया। और जब हम बात करते हैं ये आयोजन कब से कब तक किया गया था, तो 3 जून से लेकर 6 जून 2024 तक ये आयोजन किया गया था। 3 दिन ये कार्यक्रम चला। ठीक है ना? 3, 4, 5, 6 यानी कि आप 4 दिन कह सकते हैं, 4 दिन तक ये कार्यक्रम चला। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। एनडीए इलेक्ट्स नरेंद्र मोदी एज इट्स लीडर एज गवर्नमेंट फॉर्मेशन प्रोसेस गेट्स अंडरवे। तो आप सभी को पता है अभी लोकसभा चुनाव 2024 हो चुके हैं, उनका रिजल्ट भी आ गया था लोकसभा चुनाव 2024 का। और इसमें आप सभी को मैंने बताया भी था कि एनडीए की जो सीटें हैं वो कितनी आई, अभी मैं आपको बताऊंगा दोबारा से। तो ये जो एनडीए है, इस एनडीए ये एक गठबंधन है, इसमें मुख्य भूमिका रहती है भारतीय जनता पार्टी की। तो इस एनडीए गठबंधन के लोगों ने नरेंद्र मोदी को अपना एक लीडर चुना है। राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा डिप्यूटेड टू मीट अलाइज ऑन द काउंटर्स ऑफ ए न्यू कोएलिशन गवर्नमेंट। टीडीपी चीफ रिपोर्टेडली डिमांड्स सेंट्रल एड ऑफ आंध्र प्रदेश स्वीरिंग इन लाइक अवर वीकेंड। तो राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा को नई गठबंधन सरकार की रूपरेखा पर सहयोगियों से मिलने के लिए नियुक्त किया गया है। टीडीपी प्रमुख ने कथित तौर पर आंध्र प्रदेश के लिए केंद्रीय सहायता की मांग की है और ये शपथ ग्रहण समारोह इस सप्ताह के अंत तक होने की संभावना है। और अभी जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्हीं को एनडीए ने अपना क्या चुना है? एक मुख्य नेता चुना है। तो ये बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि अभी जो प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे वो कौन लेंगे? तो नरेंद्र मोदी ही लेंगे। और नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में ये कौन सा कार्यकाल शुरू होगा? तो ये तीसरा कार्यकाल शुरू होगा। वो बात अलग है कि इनको अब गठबंधन के साथ में चलना पड़ेगा। पहले तो इनके पास बहुमत था, इनके साथ में अगर कोई ना भी होता तो इनकी सरकार उस समय पक्की थी। अभी क्या है? अभी एनडीए गठबंधन के साथ इनका ये कार्यकाल चलेगा।
द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट फॉर्मेशन फॉर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थर्ड टर्म was set in motion on June 5 with the parties of National Democratic Alliance NDA। इसका नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, हिंदी में कहें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। तो इस एनडीए के कई जो पार्टियां हैं वो सभी लीडर इकट्ठे हुए थे, कहां पर, नई दिल्ली में। तो उसी नई दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिस आयोजन में ये सभी इकट्ठे हुए, और उस आयोजन में इस एनडीए गठबंधन के 21 लीडर्स ने साइन किए हैं उस रेजोल्यूशन पे, और प्रधानमंत्री मोदी को अपना इन्होंने क्या चुन लिया है, अपना मुख्य नेता चुन लिया है। और इसमें कुछ बातें हुई कि हमारे देश के निर्माण के लिए हम कार्य करेंगे, जो भी गरीब जनता है उनका कल्याण किस प्रकार से हो सकता है, उनका विकास कैसे हो, इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना भी की गई उनके द्वारा। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये कौन है, तो ये वही है एनडीए वाले, यानी कि जिस गठबंधन की हम बात कर रहे हैं, हिंदी में इसे कहते हैं हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। तो उन सब के नेता आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ये रहे जेपी नड्डा, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये नीतीश कुमार, इनके बारे में आप जानते ही होंगे, राजनाथ सिंह, अमित शाह, और भी कई जो नेता हैं इस एनडीए गठबंधन में, वो सभी एकत्रित हुए। और अभी फिर दोबारा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने जा रहे हैं, और इसमें कई अन्य बाहरी देशों के भी नेता यहां पर शिरकत करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है ये द हिंदू के द्वारा प्रकाशित किया गया था, ठीक है ना, और यहां पर लिखा भी हुआ है सोर्स कहां से है, ईसीआई। ईसीआई का मतलब क्या होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो वहां के स्रोत के अनुसार ये सीटें दिखाई गई हैं। तो एनडीए की सीटें कितनी है, टोटल 286। और जब बात करते हैं INDIA जो गठबंधन है, इसमें 202 सीटें हैं उनकी, अदर्स की 55 हैं। तो अभी जो सरकार बनने जा रही है वो किसकी बनने जा रही है, एनडीए की। और इस पार्टी में, अगर इस गठबंधन में देखा जाए तो बीजेपी की मुख्य भूमिका रहती है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के एक नेता हैं, बड़े ही मुख्य नेता, जो कि पहले 2 बार क्या रह चुके हैं, हमारे प्रधानमंत्री रह भी चुके हैं। अब आप ये क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे जल्दी से, वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, जल्दी से बनाएंगे क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल सा है, ज्यादा मुश्किल है नहीं। तो जब हम बात कर रहे होते हैं ये कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बने, व्यक्तिगत तौर पर अगर कहा जाए तो आप कहेंगे 14वें प्रधानमंत्री बने, ठीक है ना। तो इससे पहले अगर व्यक्तिगत तौर पे देखा जाएगा तो इनसे पहले 13 प्रधानमंत्री और रह चुके थे। हालांकि आप सभी को पता है हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। अगर लिखेंगे तो थोड़ा ज्यादा लेंथी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। और ये जो पहले प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 3 बार प्रधानमंत्री का पद संभाला था, और इनके बाद में नरेंद्र मोदी पहले व्यक्ति होंगे जो 3 बार प्रधानमंत्री के कार्यकाल को निभाएंगे, यानी कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। तो वो कौन होंगे अब, तो नाम आएगा नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि आजादी के बाद जन्मे पहले ये प्रधानमंत्री हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको इनसे संबंधित बातें ध्यान में रखनी है, तो ये पॉइंट भी होगा। फिर जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद की बात करते हैं तो फिर दूसरे प्रधानमंत्री कौन बने थे, हालांकि गुलजारीलाल नंदा का नाम आता है, गुलजारीलाल नंदा, उनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। और फिर दूसरे प्रधानमंत्री कौन बने, तो नाम आता है लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। और फिर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी, आकस्मिक मृत्यु ताशकंद में, है ना। और फिर से गुलजारीलाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। फिर तीसरे नंबर के कौन थे, तो नाम आता है इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी हमारे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी रहीं। और फिर जब हम बात करते हैं चौथे नंबर पे कौन आते हैं, मोरारजी देसाई।
आपको एक बार ये सीरीज पूरी बता देंगे, कहानी के रूप में समझा देंगे, रटने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 5वें नंबर के कौन बने थे? चौधरी चरण सिंह। और फिर 6ठे नंबर पे कौन बने थे? दोबारा से इंदिरा गांधी का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ था। यहाँ पे चलो लिख देते हैं, इंदिरा गांधी का दूसरा कार्यकाल यहाँ पे शुरू हुआ। ये इनका पहला कार्यकाल था। फिर अगर व्यक्तिगत रूप पे देखा जाए तो 6ठे प्रधानमंत्री कौन थे? तो नाम आता है राजीव गांधी का। ठीक है। 7वें नंबर पे कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह। फिर नाम आता है 8वें नंबर पे चंद्रशेखर का। ठीक है। और जब हम 8वें नंबर की बात कर रहे हों तो पीवी नरसिम्हा राव। 9वें, सॉरी हाँ 8वें, 9वें पीवी नरसिम्हा राव। और 10वें कौन से थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और इनके बाद में फिर एच डी देवगौड़ा का नाम आता है। फिर 12वें नंबर के कौन बने थे? तो नाम आता है इंद्र कुमार गुजराल। फिर यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, अटल जी 2, है ना। और फिर 13वें प्रधानमंत्री कौन बने? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम आता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस की तरफ से थे। और 14वें नंबर के फिर आपको मैंने बता ही दिया, ये रहे हमारे नरेंद्र मोदी, 14वें प्रधानमंत्री। और नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि ये दूसरे गुजराती मुख्यमंत्री हैं, सॉरी गुजराती प्रधानमंत्री बने। ठीक है। पहले कौन से थे आप बताएंगे कमेंट में। अब ये बताओ, आप सभी को पता है नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री 2014 में बने थे। कि नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में कब शपथ ग्रहण की थी? जल्दी से आपको बताना है, कौन सा ठीक रहेगा। पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ, जिन्होंने लिखा होगा ना 26 मई 2014, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, बहुत ही बढ़िया। इनसे पहले आपको पता है नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे। वो 7 अक्टूबर 2001 से लेकर 22 मई 2014 तक वहां के सीएम रहे। और 26 मई को ये क्या बने थे? फिर हमारे भारत के प्रधानमंत्री बने, पहले प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले व्यक्ति। तो इस प्रकार आपका ये इस कक्षा का भाग नंबर पहला संपन्न हुआ। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एड्यूरोही आपको सर्च करना है, एक क्वेश्चन भी आपको वहां पर मिलेगा। तो अगर आपको ये कक्षा का पहला भाग पसंद आया है तो लाइक कर देंगे, इस कक्षा को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। और अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं हमारी इस कक्षा के भाग नंबर 2 की तरफ, टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। यानी कि आज क्या खास है, तो आज के दिन क्या खास है वही बात हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए जी, तो सबसे पहले आज हम जान लेते हैं आज किन की जयंती है। तो इनका नाम आपने शायद सुना भी होगा, इनका नाम है ख्वाजा अहमद अब्बास। ये कौन थे? तो ये एक फिल्म निर्देशक थे। फिल्म निर्देशक। और जैसे आपको पता है कोई मूवी चलती है तो उसके लिए पहले कहानी लिखी जाती है, तो पटकथा इसे बोलते हैं। तो पटकथा लेखक भी थे ये। और उर्दू भाषा में इनकी अच्छी पकड़ थी और उर्दू में लिखा भी करते थे, इसी वजह से ये एक उर्दू लेखक भी थे। इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था, 7 जून 1914 को। और इनकी मृत्यु 1 जून 1987 को हुई थी।
और हरियाणा के थे वैसे ये, इनका जन्म हरियाणा में हुआ था, हरियाणा के पानीपत में, और इनकी मृत्यु मुंबई में हुई, महाराष्ट्र में। ठीक है ना। तो अब इनसे संबंधित एक क्वेश्चन बताएंगे आप। ख्वाजा अहमद अब्बास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही हैं? ख्वाजा अहमद अब्बास एक प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और एक उर्दू लेखक थे। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। ख्वाजा अहमद अब्बास के दादा का नाम था ख्वाजा गुलाम अब्बास, जो कि 1857 के विद्रोह के शहीदों में से एक थे। ये बात भी ठीक लिखी हुई है। ख्वाजा अहमद अब्बास के द्वारा लिखित रचना क्या नाम है? आई एम नोट एन आइलैंड, एन एक्सपेरिमेंट इन ऑटोबायोग्राफी। तो तीसरा पॉइंट भी ठीक लिखा हुआ, यानी कि सभी के सभी ही ठीक हैं। अगर जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा उपरोक्त सभी, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम। तो इनको कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था? इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया। पद्म श्री हमारे भारत का चौथे नंबर का नागरिक सम्मान है। इनको गालिब पुरस्कार भी दिया गया, अंतरराष्ट्रीय कौन फिल्म पुरस्कार भी इनको वहां पर भी सम्मानित किया गया, फिल्म फेयर पुरस्कार भी इनको दिया गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो यहां पर ये आपने चेहरा जरूर देखा होगा। इनका नाम क्या है? इनका नाम था बी डी जत्ती। बी डी जत्ती किसके लिए जाने जाते हैं? तो ये हमारे भारत के क्या रहे थे? उपराष्ट्रपति, और बाद में कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने। कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो पहले हम जान लेते हैं इनके बारे में, इनका जन्म कब हुआ, फिर थोड़ी सी विस्तार से बातें करेंगे। एक क्वेश्चन आप बताएंगे पहले। 10 सितंबर 1912 को इनका जन्म हुआ, और 7 जून 2002 को इनकी मृत्यु हुई थी कर्नाटक में। ठीक है ना। तो अब चलो एक क्वेश्चन बताएंगे जल्दी से। भारत के राष्ट्रपति रिक्त स्थान की मृत्यु के समय बी डी जत्ती देश के उपराष्ट्रपति थे। फिर उनकी मृत्यु के बाद बी डी जत्ती को भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यभार सौंपा गया। तो जल्दी से आप इसमें बताएंगे कि वो कौन से राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु के समय ये बी डी जत्ती देश के उपराष्ट्रपति का कार्यभार संभाले हुए थे। जिन्होंने लिखा होगा ना फखरुद्दीन अली अहमद, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कार्यकाल के दौरान दूसरे राष्ट्रपति थे ये जिनकी मृत्यु हुई, कार्यकाल के दौरान दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु हुई। ठीक है, समझ में गए होंगे आप क्या कहना चाहते हैं हम। थोड़ा सा विस्तार से बात कर लेते हैं। ये चेहरे आपने बखूबी देखे होंगे। ये हमारे भारत के क्या हैं? राष्ट्रपति रहे। इनका नाम क्या था? इनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और जब ये राष्ट्रपति थे तो उस समय उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इनकी समाप्ति के बाद, इनका टाइम जैसे ही समाप्त हुआ, इनकी मृत्यु हुई। उनके बाद में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के राष्ट्रपति बन गए। ठीक है। तो ये हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति थे और पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उनके बाद में तीसरे नंबर पे कौन आए थे? तो नाम आता है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे हमारे भारत के। और डॉक्टर जाकिर हुसैन ही वो राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान सबसे पहले मृत्यु हुई। तो आप लिखेंगे यहां पे पहले राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई। ठीक है। और जब
कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई तो जाहिर सी बात है पद खाली हो गया राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का पद खाली जैसे ही हुआ तो उस समय उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी। वीवी गिरी को फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया। वीवी गिरी ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया। और वीवी गिरी, जिनको डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था, उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो फिर हमारे भारत के राष्ट्रपति बने, चौथे नंबर के राष्ट्रपति बने। और हमारे भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने, तो भी नाम आता है वीवी गिरी का। तो पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति, चलो यहां पर लिख देते हैं ताकि आपको पॉइंट कवर हो जाए। पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे और भारत के चौथे राष्ट्रपति भी रहे वीवी गिरी। उसके बाद में पांचवें राष्ट्रपति की बात करते हैं तो नाम आता है फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद हमारे भारत के पांचवें राष्ट्रपति थे और ये दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई। दूसरे राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई। पहले कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो जब फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हुई थी उस समय देश के उपराष्ट्रपति कौन थे, तो नाम आता है बीडी जत्ती का। ये चेहरा आप देख पा रहे होंगे, ये उस समय उपराष्ट्रपति की भूमिका में थे जब फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हुई। फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद इनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया बीडी जत्ती को। और बीडी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कब से कब तक रहे, तो 11 फरवरी 1977 से लेकर 25 जुलाई 1977 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया। और बाद में फिर आपको पता है एक और राष्ट्रपति बने जिनको हम कहते हैं नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी हमारे देश के छठे राष्ट्रपति थे और ये एकमात्र राष्ट्रपति थे हमारे भारत के जिनको क्या है निर्विरोध चुना गया था। निर्विरोध निर्वाचित हुए। तो किसका नाम आता है, नीलम संजीव रेड्डी का, जो कि हमारे देश के छठे राष्ट्रपति रहे। अब चलो हम चलते हैं नेक्स्ट। तो इनकी भी आज पुण्यतिथि है। इनका नाम शायद आपने सुना हो कहीं। इनका नाम है नटराज रामकृष्ण। आपको इनके हाव भाव से पता लग गया होगा कि किसके लिए प्रसिद्ध रहे होंगे। तो ये शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे। ठीक है, इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया, जो हमारे भारत का चौथे नंबर का नागरिक सम्मान है, पद्म श्री। तो इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म 21 मार्च 1923 को हुआ था और इनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई, यानी कि 7 जून 2011 को इनकी मृत्यु हुई थी। हालांकि कहा जाता है कि इनका जन्म तो इंडोनेशिया में हुआ था, इंडोनेशिया, लेकिन इनकी मृत्यु हुई वो भारत में हुई। ठीक है ना। और किस लिए प्रसिद्ध रहे, तो आपको पता है 7 साल पुराना नृत्य रूप है एक, जिसे हम कहते हैं पेरिनी शिव तांडवम। तो पेरिनी शिव तांडवम लगभग 700 साल पुराना ये नृत्य का एक रूप है, उसको पुनर्जीवित किया इन्होंने, करने का श्रेय जाता है। ये क्या है, नृत्य का एक रूप। चलिए जी, अब आप इनसे संबंधित एक क्वेश्चन बताएंगे। आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीलम संजीव रेड्डी के अनुरोध पर नटराज रामकृष्ण ने रिक्त स्थान में
नृत्य निकेतन नामक एक नृत्य विद्यालय की स्थापना की? जल्दी से बताएंगे कहां पर की थी इन्होंने वो स्थापना। तो अगर आपने लिखा होगा ना हैदराबाद, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था कभी हैदराबाद, लेकिन आपको पता है आंध्र प्रदेश से एक और राज्य अलग हो गया है जिसका नाम क्या है? तेलंगाना। अब ये हैदराबाद किस में आ गया है? अब ये हैदराबाद तेलंगाना का हिस्सा हो गया है। जब इन्होंने एक नृत्य विद्यालय की स्थापना की थी उस समय हैदराबाद किसका हिस्सा था? आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। और उस समय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे नीलम संजीव रेड्डी। और बाद में ये कौन बने थे? बाद में ये भारत के राष्ट्रपति बने। अभी तो मैंने आपको बताया था भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने, तो ये भारत के छठे राष्ट्रपति बने। नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध निर्वाचित किया गया था। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले पहले राष्ट्रपति। हो सकता है बाद में किसी को मौका मिले कि उनको निर्विरोध चुन लिया जाए। तो पहले राष्ट्रपति कौन है? तो नाम आएगा नीलम संजीव रेड्डी का। तो जब ये मुख्यमंत्री थे आंध्र प्रदेश के, इन्हीं की सलाह के अनुसार नटराज रामकृष्ण ने नृत्य निकेतन नामक एक नृत्य विद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है ना? तो ये हमारा इस कक्षा का दूसरा भाग भी संपन्न हुआ। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एक क्वेश्चन भी आपको वहां पर मिलेगा। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, व्हाट्सएप चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और यदि आप यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। जब आप इस YouTube चैनल पर जाएंगे तो वहां पर कम्युनिटी नाम का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। उस कम्युनिटी बटन पर क्लिक करना तो आपको ढेरों सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं 8307730527। अगर आपको इस कक्षा का ये दूसरा भाग भी अगर पसंद आया है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इस चैनल को। हम मिलते रहेंगे आपके साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एडुरोही 24। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।